बाल्टी होती है जो जैविक खाद बोलते हैं उसको, है ना, जाइम, उसमें क्या होता है, उसमें मिट्टी का घोला बना के और उसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है। क्योंकि 200-250-300 रुपए में क्या कौन सा खाद मिल जाएगा, बाल्टी भी मिल जाएगी, खाद भी मिल जाएगी, कुछ नहीं होता वो, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। और जब खेत में डालते हो तो यूरिया के साथ में डालते हैं, और यूरिया हरा भरा करने का काम करता ही करता है, थोड़ा सा वो और उसके जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो थोड़ा सा और एक्टिवेट कर देते हैं, बस यही इतना होता है। उससे आपके उपज में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, कोई फायदा नहीं होता है, बस 5-10 दिन के लिए थोड़ा सा वो हरियाली ला देता है, ग्रोथ ला देता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, कई प्रकार के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार से फायदा करते हैं। उसके बजाय अलग से ग्रोथ हार्मोन्स लेके उसका स्प्रे कर देंगे, उससे सस्ता भी पड़ेगा और कई गुना ज्यादा फायदा करेगा। सही में अगर आपको बायो फर्टिलाइजर डालना है तो उत्तम का सुपर राइजा नया उत्पाद है, आविष्कारिक उत्पाद है, उसका प्रयोग कीजिए। चंबल फर्टिलाइजर 25 सालों से टाटा ग्रुप की एक संस्थान है टेरी, इसके साथ मिलके और इन्होंने इस प्रोडक्ट पे रिसर्च किया है कि कैसे उच्च क्वालिटी का बायो फर्टिलाइजर आपके खेतों में प्रयोग कराया जा सके, क्योंकि कई सालों से आप लोग केमिकल फर्टिलाइजरों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ी है, आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा रह गई है और आपका खेत भी खराब हो रहा है और आपका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी की भी कमी आ रही है। तो हमारा जो ये बायो फर्टिलाइजर है, टाटा ग्रुप की एक संस्थान है टेरी, उसके साथ मिलके एनर्जी और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके साथ मिलके एक नया आविष्कारिक उत्पाद हम लेके आए हैं, उत्तम सुपरवाइजर। इसका थोड़ी सी इसकी खूबी मैं बताता हूँ और कैसे डालना है और क्या फायदा करता है, क्या बचाव रखना है इसको डालते समय, इसके बारे में बताता हूँ। और कई जगह इसका प्रयोग भी कराया गया है, अभी हम आपको बताते भी हैं किसके यहाँ प्रयोग कराया गया है, उसका नाम नंबर भी बताएंगे, उससे आप पूछ भी सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे फायदा किया है। ये जो प्रोडक्ट है इसके हर दाने में 2 से 3 फंगस पाए जाते हैं और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये फंगस और जो बैक्टीरिया होते हैं वो जीवित अवस्था में होते हैं, वो जीवाणु होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, फायदा वाले फंगस होते हैं। देखो कई प्रकार के जीव होते हैं, जैसे फंगस होता है, फंगस 2 प्रकार का होता है, फायदे वाला भी होता है और एक नुकसान वाला फंगस होता है। फायदे वाला फंगस होता है इसमें और फायदे वाला बैक्टीरिया होता है, और जैसे इसको प्रयोग करते हैं तो क्या करता है, इसका जो फंगस और जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर पौधे की जो जड़ है, पौधे की जड़ों में जाके चिपक जाता है और वहीं से जड़ों का फैलाव करना शुरू हो जाता है, एक तरह से पूरे जाल जैसा बुन देता है आपके खेतों में, और इतना बढ़िया जाल बुनता है, अगर आप पौधा उखाड़ने की कोशिश करोगे तो उखाड़ नहीं पाओगे, इतना बढ़िया जड़ बुनता है। और आप जानते हैं कि जो भी खाद आप प्रयोग करते हो, चाहे यूरिया, चाहे डीएपी, चाहे जिंक, चाहे सल्फर, जो भी खादें आप प्रयोग करते हैं वो जड़ों के माध्यम से ही पौधे को मिल पाता है, जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक, क्लोरोफिल तक जाता है और वहीं से वो भोजन बना के और आपके उत्पादन में वृद्धि करते हैं। तो जब जड़ आपकी अच्छी रहेगी, जड़ों में अच्छा विकास रहेगा, तब आप देखोगे कि जमीन में जो भी खुराक पड़ा हुआ है उसको खींच के पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा फायदा क्या करता है, जमीन में जितनी भी कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से आप लोग डीएपी और रासायन प्रयोग करते आए और खाद प्रयोग करते आए हैं और उसका पौधा उपयोग नहीं कर पाता है, जमीन में वेस्टेज कहीं भी किसी कोने पड़ा हुआ है, उसको वो एक्टिवेट करके पौधे को खींच के पहुंचाने का काम करता है। पौधे को जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज अवेलेबल करा देता है। पौधे में एक नुकसान वाली चीज होती है शर्करा, है ना, सुक्रोज, उसको क्या करता है, उसको ये भोजन के रूप में पौधे से लेता है और बदले में क्या देता है, पौधे को न्यूट्रिशन देता है, पोषक तत्व देता है। जमीन में जहां भी पोषक तत्व पड़ा है उसके बैक्टीरिया जाते हैं और उसको खींच के लाके पौधे को दे देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, जड़ों का बढ़िया विकास होता है, तनों का बढ़िया विकास होता है, पत्तियों का अच्छा विकास होता है, और जो हमारा रिप्रोडक्शन ग्रोथ होता है ना, 2 प्रकार की ग्रोथ होते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है, और फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा उत्पादन अच्छा आता है, कम से कम 10 से 15% का उपज का अंतर देखने को मिलता है। हेलो हेलो
हेलो हेलो। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो उत्पादन आपको चाहिए वो उत्पादन आपको मिल पाता है ना। दूसरी चीज क्या है कि जमीन सुधार का काम करता है ये। जो भी केमिकल फर्टिलाइजर आप अपने खेतों में प्रयोग करते आए हैं कई सालों से और आपका जमीन दूषित हो गया है, उसकी अम्लीय परसेंटेज बढ़ गई है, क्षारीय परसेंटेज बढ़ गई है, पीएच लेवल बढ़ गया है या तो घट गया है, उसको क्या करता है, उसको बैलेंस करता है। मिट्टी में एक टेम्परेचर होता है, मिट्टी का टेम्परेचर, उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करता है, सही करता है ना। और मिट्टी की जो ताप होता है उसको सही करता है। और कई एक तरह से मानो कि मिट्टी का डॉक्टर रहेगी, मिट्टी में जाएगा तो कई प्रकार से मिट्टी को फायदा करेगा। और दूसरा उपज को बढ़ाएगा आपका। लास्ट तक आप देखोगे आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा, पीलापन आएगा ही नहीं आपके पौधे में। बड़ा ही शानदार खाद है, मात्र 4 किलोग्राम एकड़ इसका डोज है और लगभग 150-160 रुपए किलो का प्रोडक्ट है ये। 4 किलोग्राम एकड़ प्रयोग करते हैं तो कम से कम 15 से 20% उपज का अंतर देखने को मिला है जहां भी प्रयोग कराया गया है। दिलीप, यहाँ पे हमने प्रयोग कराया है, हमारा यहाँ पे ट्रायल भी लगता है। और आप जितने भी किसान भाई, इच्छुक किसान भाई हैं, वहां पे जाके और हमारा उस ट्रायल प्लांट को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ के जो फार्मर हैं उनसे मिल सकते हैं और उससे इस प्रोडक्ट की राय ले सकते हैं। कैसा प्रोडक्ट है, कैसा उत्पाद है, क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, क्रांतिकारी उत्पाद है ये। निश्चित ही भविष्य में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स लेके आएगा ये। किसके यहाँ लगा हुआ है? वो आप जानते हो, डीएपी जो होता है, फास्फोरस होता है, इमूवेबल खाद होती है, इमूवेबल एलिमेंट्स होता है। जहां डालते हैं जमीन में जाके वहीं पे पड़ा रहता है, वो जमीन में मूव नहीं कर पाता। और पौधे की जड़ अगर थोड़ी सी गहराई में चला गया, थोड़ा सा साइड में चला गया, अगर पौधे की जड़ वहां नहीं पहुंच पा रही है तो वो डीएपी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मान के चलिए कि जितना भी डीएपी डालते हैं उसका मुश्किल से 30% 40% ही पौधा उपयोग कर पाता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर उत्तम सुपरवाइजर डालेंगे तो पहला नंबर ये जड़ों का विकास करता है, जड़ वहां तक पहुंचेगा। और जहां जड़ नहीं भी पहुंच पाएगा, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, वही अभी मैं बता रहा था, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, खींच के डीएपी को ले आके पौधे को देते हैं। मतलब 100% इफेक्टिव रहेगा ये, जितना डीएपी डालिएगा उतना पौधा उपयोग कर पाएगा। और भी डीएपी के अलावा जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, इसके अलावा और भी जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं उनको ये खींच के पौधे को देता है। तो मात्र 2 किलो बीघा ही मिनिमम आप प्रयोग करके देखिए। और मैं इस बार बोलता हूँ, जैसा दिलीप जी ने बोला है, 1-1 बीघे में ही प्रयोग करके देख लो, हर किसान 1-1 बीघे में, वही उतने में ही आपको फर्क दिख जाएगा। और अगली बार ये पैकेट अपने घर पे रखिएगा और अगली बार निश्चित मैं बोल रहा हूँ कि इसको ढूंढ के आप डालिएगा। हम हो सकता है यहाँ पे ना आ पाए क्योंकि हमारा अलग अलग एरिया में प्रोजेक्ट चलता है। इस बार यहाँ प्रोजेक्ट चला तो हो सकता है अगली बार अगले दूसरे गांव में चले, तो उस बार हम ना आ पाए। लेकिन अगर उसका पैकेट आप अपने पास रखिएगा इस प्रोडक्ट का, इस उत्पाद का, तो निश्चित ही आप ढूंढ के इस उत्पाद को अपनी खेतों में डालिएगा। हर जगह हम नहीं पहुँच पाते, इतना बड़ा जिला है, लेकिन जहाँ हम 1 साल काम करते हैं तो वहाँ देखते हैं हर साल वो लोग उसका प्रयोग करते आ रहे हैं। तो 1 बीघा 1 एकड़ जितने में भी आप डालना चाहते हैं, जरूर इसका प्रयोग करके आप लोग इसका अप्लाई करिए, क्योंकि अपने खेतों में डालेंगे तभी इसका अनुभव आप ले पाएंगे। हम कितना भी यहाँ बता देंगे, हो सकता है बताने से उतना आप ना जान पाए, ना समझ पाए, लेकिन अपने खेत में प्रयोग करेंगे आपको असर दिखेगा कि नहीं डालते थे तो हमारा धान कैसे रहता था, डाल रहे हैं तो कैसा है, क्या हरियाली है, क्या ग्रोथ है। लास्ट में उत्पादन जब काट के उत्पादन जब तौलिएगा तो उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा सबसे जरूरी और सबसे बढ़िया खाद है, जो नया खाद है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। और इसके अलावा कुछ और पोषक तत्व होते हैं जैसे सल्फर, है ना,
पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें जो सल्फर होता है बहुत ही जरूरी खाद होते हैं। सल्फर, सल्फिनो गोल्ड, ये जो हमारा सल्फिनो गोल्ड है, जैसे कि सल्फर आप लोग अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, कई प्रकार से सल्फर की जो डिफिशियंसी है उसको पूरा करते हैं। या दलहनी और तिलहनी फसलों में सल्फर का बहुत ही अहम रोल है। दलहनी फसलों में ये प्रोटीन परसेंटेज को बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाता है, और तिलहनी फसलों में ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है। अगर सरसों लगाए हैं तब तो सबसे शानदार खाद है ये सल्फर, ठीक है। और अगर गेहूं लगाए हैं तो भी शानदार खाद है, क्योंकि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाता है। जो दाना होता है, दानों में जो भराव होता है, दानों में जो भोजन होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं उसमें, उसकी मात्रा को बढ़ाता है। यानी दाना आपका मोटा बैठेगा, चमकदार आएगा, ठीक है। दूसरी चीज है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ही जरूरी खाद होता है। यूरिया, डीएपी, पोटाश के बाद सबसे जरूरी खाद जो है वो है सल्फर, ठीक है। तीसरी खूबी इसकी क्या है कि ये जो नई सिराएं होती हैं वो पत्तियों की, उनको क्या करता है, उनको बढ़ाता है, हरियाली लाता है। पौधे की जो तने होती है, तनों को मजबूती देता है। फूल को बढ़ाता है पौधे में जो होता है। और जो हमारा रिप्रोडक्शन में जो हमारा परागकण एक होते हैं जन्म में, उनको क्या करता है, हेल्प करता है। कई प्रकार से सल्फर फायदा करता है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि सल्फर अवश्य डालना चाहिए। और सबसे सल्फर कई रूप में पाया जाता है। और दूसरी चीज, एक फायदा इसका और है, इसमें फंगीसाइड के गुण पाए जाते हैं। कोई भी फंगीसाइड बिना सल्फर के नहीं बनता है, तो इसमें फंगीसाइड के गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो प्रयोग करते हो तो आप देखते हैं कि थोड़ा मोड़ा जो आपके खेत में फंगस होता है वो भी छट जाता है, हट जाता है, और अच्छी खासी हरियाली पौधे में लाता है, ठीक है। चौथा पांचवा फायदा इसका ये है कि स्ट्रेस कंडीशन में जब ये पौधा होता है, विपरीत परिस्थिति में जब पौधा होता है, बहुत ज्यादा गर्मी, जब गेहूं में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, गर्म हवाएं चल रही होती हैं, और उस टाइम पे बालियों में दूध होता है और वो दूध सूख जाता है और दाना आपका कमजोर रह जाता है। कई हद तक, कुछ हद तक ये पौधे को स्ट्रेस कंडीशन से भी बचाता है, उससे लड़ने में पौधे को क्षमता प्रदान करता है, शक्ति देता है। सल्फर अवश्य डालना चाहिए। पहली बार जब आप पानी लगाने के बाद पहला टॉप ड्रेसिंग यूरिया का डालते हैं, उसी यूरिया में हमारा ये सल्फर आता है, सल्फिनो गोल्ड, 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कीजिए। बीघे में 2 किलो यूरिया में मिला के खेत में डालिए। तीसरे दिन आप देखेंगे ना, पौधे में गजब की ग्रोथ और गजब की हरियाली देखने को मिलती है, और लास्ट तक आपके पौधे में बढ़िया हरियाली बनी रहेगी, ग्रोथ बना रहेगा, उत्पादन में आपको फर्क देखने को मिलेगा। ये लगभग मान के चलिए कि 130-140 रुपए किलो का प्रोडक्ट है, और बीघे में 2 किलो जाता है, यानी 260 रुपए बीघे का खर्चा आता है। मस्त प्रोडक्ट है, इसका आप जब प्रयोग करेंगे ना, तब इसका आप खुद ही देखेंगे हाँ कितना शानदार प्रोडक्ट है। हो सकता है कई लोगों ने प्रयोग भी किया होगा इसमें, इतने किसान हैं, तो इसमें सल्फर 90% आप लोग पहली बार जब यूरिया डालते हैं तो उसमें प्रयोग करते होंगे, करते हैं कई लोग। गेहूं रेट हमारा बल्कि सस्ता ही है और कंपनियों से, है ना, या मिलता जुलता रेट होगा, यही मिलता जुलता रेट होगा, लेकिन बहुत अच्छा उत्पाद है, बहुत शानदार उत्पाद है। तो सल्फर का प्रयोग अवश्य कीजिए। पहली बार जब यूरिया डालते हैं उसी यूरिया में मिला के प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जब आप बिजाई कर रहे होंगे खेतों की, तो उस टाइम पे डीएपी या बीज में मिला के हमारा सुपर राइजर प्रयोग करना है 2 किलो बीघा, और पहले पानी में हमारा सल्फर प्रयोग करना है, उत्तम सल्फिनो गोल्ड, ठीक है। और इसके अलावा और कई प्रकार की जो समस्याएं आती हैं गेहूं में, आप लोग फंगीसाइड प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। हमारा एक उत्पाद आता है उत्तम लेगडोन, लेगडोन है क्या, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे भाई जी, चर्चा कर रहे थे लेगडोन का, बहुत है यूज किए लेगडोन, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। धान में तो आप लोग प्रयोग करते आए हैं, धान में फंगस के कारण कई रोग लगते हैं, और उन रोगों के लिए तो बड़ा ही शानदार दवा है। गेहूं में अगर आप प्रयोग करते हैं तो रतुआ करके एक समस्या आती है, रस्ट करके गेहूं में भी आती है। चना में बिल्ट आता है, जड़ उसका सफेद हो जाता है, सूख जाता है,
आलू में झुलसा आती है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, दोनों प्रकार की झुलसा आती है ना। जितनी फसलों में फंगस की समस्या आती है, उस फंगस की समस्या में हमारा एक लेक्जोन प्रोडक्ट आता है जो अभी डिस्कस हुआ, धान में आपने प्रयोग किया था, उसका आप प्रयोग करिए 300 ml पर एकड़ के हिसाब से। टंकी में लगभग 30 ml दवा टंकी के हिसाब से स्प्रे कीजिए। ये गारंटी है कि सल्फर जड़ से खत्म हो जाएगा। और दानों में, गेहूं में अगर आप प्रयोग करते हैं तो दानों में आप देखेंगे बढ़िया चमक आएगी, उत्पादन में आपको अंतर देखने को मिलेगा। बढ़िया मोटा और दानेदार चमकदार दाना आपको देखने को मिलता है। चने में जो जड़ उसकी काली हो जाती है, सफेद हो जाती है, जड़ गलन होने लग जाती है, उस जड़ गलन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। जड़ गलन खत्म हो जाएगा। जो उठा वाली समस्या है चने में वो दूर हो जाएगी। एक स्प्रे करना है 30 ml टंकी के हिसाब से। आलू में अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, आलू की भी खेती आप लोगों ने किया होगा, तो अगेती झुलसा, पछेती झुलसा दोनों में बड़ा ही इफेक्टिव कंट्रोल है इसका। आप लोग एक स्प्रे कर सकते हैं, बड़ा ही शानदार रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा इसमें। बाकी जो है गेहूं की बात करें तो गेहूं में आप लोग खाद कैसे डालना है, क्या क्या डालना है, हमने आपको बताया। बिजाई के टाइम आपको डीएपी ना मिले तो एनपीके कई प्रकार का एनपीके होता है, 20-20-0-13, 10-26-26, 16-16-16, 14-35-14, 12-32-16, जो भी एनपीके मिले। अगर डीएपी ना मिले तो कुछ घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है। एनपीके मिले, एनपीके प्रयोग कीजिएगा। अगर एनपीके भी नहीं मिल रहा है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। एसएसपी जरूर मिलेगा आपको, एसएसपी लीजिएगा, उसमें यूरिया मिलाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 21% फास्फोरस होता है। और यूरिया मिलाइएगा, 10 किलो यूरिया मिला लीजिएगा, नाइट्रोजन खाद होती है, दोनों मिला के। और उसमें हमारा सुपर राइजा 2 किलो का, 2 किलो से 3 किलो, 4 किलो एकड़ जाता है तो लगभग 3 किलो, अगर डीएपी नहीं डाल रहे हैं 3 किलो इसको मिला लीजिएगा और बिजाई कर दीजिएगा। जो भी डीएपी डाले होंगे उनके कंपेयर उनसे कीजिएगा, उनसे कमजोर नहीं रहेगा पौधा। अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो कुछ घबराना नहीं, ठीक है। पहली बार जब आप यूरिया डालेंगे उसमें हमारा सल्फर प्रयोग करना है और प्रयोग करके खेती कीजिए, बिल्कुल शानदार उत्पादन आएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक स्प्रे हम लेक्जोन का आपको रिकमेंड करेंगे, लेक्जोन का स्प्रे कर दीजिए, बढ़िया उत्पादन आएगा। और अगर आप उसमें कुछ बीज आते हैं, कुछ खरपतवार आते हैं, तो हमारा एक मेट सल्फ्यूरान आता है मोटो, इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सकरी पत्ती के जो भी खरपतवार होंगे इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गेहूं में जई की समस्या आती है, जई पैलिस माइनर, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पाउच करके होता है, तो एक पाउच एक टंकी में प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा जो पैकेट है ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, 1 एकड़ खेत के लिए बनाया गया है। जंगली जई की समस्या आती है तो जंगली जई प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं तो एक बीट किल दवा है हमारा, ये फ्रंट पे रखा है बीट किल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये खरपतवार को बिल्कुल खत्म कर देगा गेहूं की फसल में। और हमने आपको एक गेहूं का फसल सुरक्षा एक लिटरेचर हमने दिया है आपको, फसल सुरक्षा करके, और उसमें कब किस मात्रा में कौन सी दवा प्रयोग करनी है गेहूं की फसल में, वो उसमें लिखा गया है। उसमें नाम मोबाइल नंबर भी मेंशन है उस लिटरेचर पे। तो आप लोग अगर उसी लिटरेचर में नाम नंबर नहीं है तो दिलीप जी का नंबर ले लीजिएगा, अगर है तो ठीक है। और इसी के आधार पे समय समय पे क्या दवा प्रयोग करनी चाहिए, कब क्या समस्या आती है, वो चीजें इसमें जो है दी गई है। जैसे ये जो लिटरेचर आप देख रहे होंगे आलू का, इसी प्रकार से आलू का है, गेहूं का है। फसल सुरक्षा हमारी कंपनी ने बनाया है कि अगर इसके आधार पे आपको ये लिटरेचर आपके पास में है तो आपको कहीं नहीं जाना है, किसी से पूछना नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। इसी के आधार पे अगर आप दवा डालेंगे, क्या समस्या आती है, उसका क्या निदान है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन है।
हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने यहाँ की समस्याओं को देखते हुए इसके आधार पे यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दिया है, तो निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन आएगा और आप देखेंगे लास्ट में कि आप फसल से संतुष्ट रहेंगे। आलू की फसल लगाते हैं, आलू की फसल में अगेती झुलसा, पचेती झुलसा के लिए हमारा लेगजोन हमने बताया, लेगजोन प्रयोग कर सकते हैं। आलू की फसल में भी बड़ा ही शानदार रिस्पॉन्स देगा ये। अगर आलू की रोपाई आपने कर दिया है तो ठीक है, पहली बार जब उसमें आप खाद डालेंगे उस टाइम पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं में है किए हैं, अभी क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? अभी किया है, आलू में किया है, आलू में किया, उसका रिस्पॉन्स आप देखिएगा। एक बार आप उसमें सल्फिनो गोल्ड भी डालिएगा, पहली बार जब आप यूरिया डालेंगे ना उसी यूरिया में मिला के सल्फिनो गोल्ड डालिएगा और एक स्प्रे लेगजोन का, अगेती झुलसा पचेती झुलसा के लिए लेगजोन का स्प्रे कर दीजिएगा, दोनों झुलसा में वो कंट्रोल हो जाएगा लेगजोन का। फिर आप आलू का उत्पादन लेके तौल के देखिएगा कि लास्ट ईयर आपका उत्पादन क्या था, इस बार क्या उत्पादन था, साइज में क्या फर्क दिखा है, चमक कैसी रहेगी, हर चीज आप मेरे को बताइएगा, है ना। हम आएंगे भी आपके यहाँ, तो आप जितने भी किसान भाई हैं पहले ही हम बताते हैं, इनसे जरूर पूछिएगा इनकी फसल कैसी है। इस प्रोडक्ट पे हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्रोडक्ट ऐसा शानदार उत्पाद देता है, इतना शानदार उत्पादन देता है कि एक बार आप प्रयोग करने की जरूरत है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब्जी भाजी की भी खेती करते हैं इस गांव में, सब्जी की खेती होती है, सब्जी की खेती करते हैं तो सब्जी में कैटरपिलर की समस्या आती है ना, पिल्लू की समस्या आती है। और कभी भी आपको किसी प्रकार का पिल्लू मिले तो आपको एक ही दवा याद रखनी है, पियोटा, क्लोरेंटेन लिलीपोल इसका टेक्निकल है। 5 से 6 ml टंकी के हिसाब से जाता है। 10 ml का ये जो पाउच वो डिब्बा है 10 ml का, 2 टंकी का डोज है। और वेजिटेबल में कहीं भी आपको लगे पिल्लू की समस्या है, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्ची हो गया, गोभी हो गया, जो भी फसल लगे उस फसल में आप इसका एक स्प्रे कर दीजिए, पिल्लू जड़ से खत्म कर देगा, है ना। कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक दवा है, एक स्प्रे करने से ही आपका पिल्लू जहां भी रहेगा, है ना। कैटरपिलर आपको जहां भी फल छेदक या तना छेदक जहां भी आपको देखने को मिले उसको बिल्कुल एकदम नष्ट कर देगा ये हमारा पियोटा। बना दो वीडियो बना दो। बाकी कुछ जो है रस चूसक कीड़े भी लगते हैं, है ना, तो रस चूसक कीड़ों में हमारा इमिडावीर आती है, इमिडावीर एक दवा आती है। रस चूसक कीड़े लगते हैं, वो पत्तियों को क्या करते हैं, पत्तियां जब उसको सिकुड़ जाती हैं ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे सिकुड़ जाती है ना, एकदम उसके रस हरियाली को चूस लेते हैं, कीड़े लगते हैं उसमें और पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं, तो उसमें हमारा इमिडावीर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 2 से 2.25 ml पर टंकी के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही शानदार इफेक्टिव दवा है। बाकी बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं समय को देखते हुए और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इनको मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर साहब को कि वो आए और आप लोगों को अपनी जानकारी साझा करें, अगली जो फसल है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। अभी एक चीज बताया है ना, ठीक है। अभी हम लोग सरसों की खेती करते हैं गाँव में, क्या जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो सरसों जो हम लोग के तीखापन था, सबसे पहाड़ जो आग में लगाने के बाद लगाए तो आग से पानी आने लगता था, क्या आज के सरसों में वो ऐसा हो रहा है? जिसको झाग कहें या आम बोलते बोलते तो उसकी चपचपाहट इतनी थी, अगर एक प्याज आप काट करके उसमें सरसों तेल कुछ डालते थे तो पता चलता था कि उसमें आग से पानी आने लगता है। दूसरी आज एक सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि जो 15 साल 20 साल पहले हम लोग अपने गांव में घी को खराते थे तो हमारे 5 घर के पड़ोसी के घर में उसकी खुशबू जाता था, और आज अब घी को के 4 रूम का जो मतलब नया मॉडर्न में जो रूम बन रहा है उस किचन में घी को खरा रहे हैं। अब बगल वाले बेडरूम में तक पता नहीं चला कि घी को कब खराया गया, कब उसको डिब्बा में डाल करके बंद कर दिया, कुछ जानकारी नहीं चल पा रहा। अब बताइए जिसकी मतलब गंध और सुगंध की बात किया जाए, जब वही उसमें नहीं रहेगा तो उसकी बाकी गुणवत्ता कितना होगा।
आज पहले लोग हम लोग के यहाँ पहलवानी कुश्ती होता था, कोई पेड़ पर से भी जल्दी गिर जाता था तो शायद उसके ही किसी किसी का हाथ पाँव टूटता था। बाकी बहुत लोग फिर अभी छत पर से गिरे टहल के पता चला वो तो घूम फिर रहे हैं कैसे गिरे थे। लेकिन आज हम लोग बाथरूम में भी पैर स्लिप किया तो पता चला उसका पैर टूट गया, प्लास्टर हो गया। मतलब कि जो हमारी शरीर भी है या तो जो हमारे जानवर है उसमें आए दिन विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती जा रही है। और उसका मुख्य कारण एक है कि जो हमारे यहाँ 20 साल की पहले खेती था, अब ऐसा नहीं कि कोई खेती हमारे नया पे कोई कर रहा है, आपकी खेत कोई खाली नहीं था, हमारे बाबा करते होंगे, उनके भी पूर्वज करते थे, हमारे पिताजी लोग ये थी, हम लोग नई पीढ़ी में उसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले एक और समस्या क्या थी, इतना उत्पादन देने वाली फसलों का जो प्रजातियां है उसका कहीं ना कहीं कुछ अभाव था। दूसरा हम लोग यहाँ देखे पहले तो कुछ संसाधन का भी अभाव था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हुआ सिंचाई का। आज के आपके यहाँ शायद नहर भी देख रहे थे, बगल वाले उधर से नहर भी क्रॉस किया है। नहर नहीं है तो बोरवेल या ट्यूबवेल के माध्यम से भी जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी आज हम लोग पानी अपने खेतों में पहुँचा रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि ज्यादातर हम लोग प्राकृतिक मतलब बारिश पे ही आधारित हमारी खेती होती थी और इतना ज्यादा उत्पादन धान की जो अभी हम लोग 20 कुंटल 22 कुंटल प्रति बीघा की चर्चा कर रहे थे, या गेहूं की बात की जाए कि 18 कुंटल 20 कुंटल प्रति एकड़ मतलब 10 कुंटल 12 कुंटल बीघा है। इतनी बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाली कुछ प्रजातियों का हमारे यहाँ अभाव भी था। और दूसरा कि हम लोग के पास संसाधन भी कुछ कम हुआ करता। लेकिन एक उस समय खासियत था कि हमारे यहाँ बैलों और जानवर की संख्या अधिक हुआ करता था और हम लोग के घरों में ज्यादातर देखें तो लकड़ी और गोईठे पे खाना बनता था, तो उसका राख और जो गोबर है हम प्रत्येक वर्ग किसी न किसी विभिन्न खेतों में हम लोग डालते थे। लेकिन आज की परिस्थिति क्या हो गई कि जानवर जो है गाँव में भी आज दूध के लिए समस्या हो गया। तो बहुत ज्यादा पहला बैल से हमारी खेती होती थी, तो जो 20 बीघा 25 बीघा के कष्टकार थे उनके एक जोड़ी बैल आराम से रहता था। तो पूरे वर्ष उनके यहाँ जो गोबर या और मटेरियल निकलता था जिसे हम लोग कार्बनिक खाद के रूप में जानते हैं, तो हम लोग खेतों में डालते थे। दूसरी हम लोग यहाँ पहले आग लगाने वाला समस्या नहीं था, जैसे पराली हो गया, अभी 15 दिन 20 दिन के बाद हमारा धान कटेगा, कहीं कहीं देख रहे थे होता है कि महीने दिन भी लग सकता है। और उसके बाद रबी फसल की बुआई के लिए हमारे पास 1-2 दिन का भी समय नहीं मिल पाता। अगर यहाँ लोग सभी लोग बैठे हैं, अगर यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई क्राइम या कोई बम गिर जाता है तो शायद ही कोई इक्का दुक्का दिन है तो सब लोग हमें समाप्त कर देते हैं। जैसे बहुत हम देखते हैं कि आत्मघाती हमला होता है तो अधिक जनसंख्या में वहाँ पे जान मान की नुकसान होता है। उसी तरह जब हम लोग आग लगाते हैं फसलों में तो आप देखते हैं कि जब हम मनुष्य 70-80 किलो हमारा वजन है तो जहाँ पे पकड़ता है 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर जाके हम लोग खड़ा हो जाते हैं। क्या वहाँ की जो धरती है, ज्यादातर आप धान गेहूं की खेती करते हैं तो ऊपरी जो 6 सेंटीमीटर की जो लेयर है मिट्टी का, उसी में हम बीज डालते हैं, उसी क्षेत्र में उसका जड़ रहता है, फिर अगली फसल भी उसी क्षेत्र में रहती है। तो जैसे आपको ही पता है कि अगर यूरिया DAP को सीधे हम अपने ये मान लीजिए कि हमारा प्रति खेत है, बहुत दिन से इसमें खेती नहीं की, अगर इसमें हम यूरिया DAP अगर डालते हैं या कोई आपके गांव में टाण वाला खेत होता है जिसमें काशी से कहीं जमा होता है, तो उसको देखते हैं कि अगर खेत बनाने के लिए हमको 4 साल 5 साल का समय लग जाता है, तब जाके हम लोग उसमें अच्छा उत्पादन होता है। क्योंकि जो हमारे मिट्टी में जीव है वो नुकसान वाला भी है और फायदे वाला भी है। और फायदे वाले जितने जीव है, जो भी आप यूरिया DAP पोटास आप डालते हैं, तो अगर किसी एक गमले में आप बालू डाल दीजिए और उसमें कोई पौधा लगाइए और कितना भी यूरिया DAP पोटास आप डालिए, आप देखेंगे कि उस पौधे का विकास नहीं हो पाता। क्योंकि उस बालू या वैसे मिट्टी में, या पहले लोग क्या मिट्टी का घर होता है, उसकी बहुत दिनों तक दीवार में वो खड़ा है 20 साल 25 साल, जब वो नीचे दबता था तो उसको कई साल के बाद हम उसमें साग सब्जी लगाते थे, कुछ बहुत कम धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। मतलब उसमें वैसे जीव जो हमारे यूरिया को खाने के बाद वो दूसरे रूप में बदलते हैं, तभी जाके हमारा पौधा उसको मिट्टी से ग्रहण करता है। जैसे आप समझे कि अभी हम लोग धान हम लोग का कटेगा
और धान को हम लोग मिल से कुटवा करके या जैसे जो हम लोग चावल बनाते हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति चावल खा सकते हैं? कोई नहीं खा। जब तक हम लोग उसको भात नहीं बनाएंगे या आटे से पिसवा करके उसकी रोटी नहीं पकाएंगे, तब तक हम लोग उसका ग्रहण नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारे पौधे भी है। अगर यूरिया आप सीधे अपने खेतों में डालते हैं, अगर उसमें वो जीव ही नहीं रहेगा जो यूरिया को खा करके नाइट्रेट बदले, तब तक हमारा यूरिया पौधा उसको नहीं लेता। उसी तरह से डीएपी है, पोटास है, मतलब जो भी खाद हम देंगे तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ा चीज कि हमारे खेतों में जीव की भी ज्यादा आज कमी पाई जा रही है। आप प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि इस साल आप पता चला आज से 10 साल पहले धान में पूछा जाए कितना यूरिया डालते हैं, कहेंगे 1 किलो 1.5 किलो इतना धान हम लोग डालते हैं। लेकिन इस 10 साल में जो रफ्तार पकड़ा है वो कहीं ना कहीं 3 किलो से 4 किलो प्रति कट्ठा तक हम लोग आज 1 कट्ठा में यूरिया डाल रहे हैं, तब हमारा धान का उत्पादन हो रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो रासायनिक खाद है ये हर साल कुछ से कुछ हमसे ज्यादा ही उसकी मांगे बढ़ती जा रही है। और इसका कारण क्या है कि एक पौधा को जब वृद्धि चाहिए, जैसे हम अपने भोजन में क्या करते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, इसके अलावा अगर थोड़ा सलाद मिल जाए तो और हम लोग का भोजन अच्छा होता है। थोड़ा अचार मिल जाए, चटनी मिल जाए, तो क्या है कि हम लोग एक संतुलित भोजन करते हैं। उसी तरह से हमारे मिट्टी जो है, हर पौधे को जब वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद उसको 17 तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोग डालते कितना है, सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद पोटास का, ये डीएपी का, फास्फेट, और तीसरा नंबर पे बहुत कम मात्रा में हम लोग पोटास उसका प्रयोग करते हैं। कुछ वर्षों से देखा जाए तो किसान भाई धान में जो खैरा एक लाल लाल पत्ती हो जाती है तो लोग जिंक का प्रयोग करना प्रारंभ किया। लेकिन अभी भी अगर आप देखा जाए तो औसत वो कम है, या जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए वो उतना हम लोग अभी भी अपने खेतों में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हम देखें कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मिर्च या बैगन को साग सब्जी लगाते हैं तो उसकी बंगुरी का समस्या आने लगता है, लेकिन उसमें हम समझते हैं कि रोगे बीमारी है। कभी हम ये नहीं समझते हैं कि इसमें कैल्शियम का भी कमी हो सकता है। अभी आप लोग देखेंगे ये बगल में एक अमरूद का पौधा दिखाई दे रहा है, आप लोग के दरवाजे पे भी होगा। अभी लगभग दिसंबर महीने तक देखें तो पत्तियां इसकी हरी रहती है, और जैसे ही जनवरी और फरवरी मार्च में देखेंगे इसकी पत्ती लाल कलर की होती जाती है। आप देखें हम लोग के पत्ते में पत्तियां ज्यादा ठंडी में लाल छांव होने लगता है। उसका कारण क्या है कि अभी जैसे माइकोराइजा की बात हो रही थी, जब 15 डिग्री के नीचे जब तापमान आ जाता है, मतलब ठंडी आने लगती है, तो हमारे पौधे में जो भी फास्फोरस होता है जो डीएपी के माध्यम से होते हैं या पहले से हमारे मिट्टी में पड़ा है, उसकी उपलब्धता कम होने लगती है। और फिर जैसे ही फरवरी मार्च के बाद आता है सीजन, तो पतझड़ होने लगता है। पतझड़ का फिर आप देखते हैं कि अमरूद की जो नई पत्ती आती है वो स्वस्थ आती है। मतलब इस बार नहीं ध्यान दिए होंगे तो आप थोड़ा अमरूद पे एक देखिएगा, और ये आपको जरूर फर्क पता चलेगा कि जैसे जैसे ठंडी आती है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी कम मात्रा में भी फास्फोरस हमारे मिट्टी के आसपास होता है, तो उससे जड़ें जहां तक फैली है वहां से वो ग्रहण करता है। लेकिन वही जब उसकी कमी होने लगती है तो हमारे पौधे को वो चीज नहीं मिल पाता। आप भी चीज देखे होंगे कि अगर जब तक हम छोटा पौधा लगाते हैं जिसका जड़ क्षेत्र कम है, तो उसमें हम लोग पटवन या किसी तरह से खाद उर्वरक भी हम लोग देते हैं। लेकिन अगर आपके गांव में देखेंगे कोई बरगद का बड़ा पेड़, कोई पीपल का पेड़ है, या जंगल पहाड़ी क्षेत्र में बहुत देखते हैं कि कई सालों का वृक्ष जो है वो बिना खाद पानी कुड़ाई के जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि जहाँ की मिट्टी के ऊपर पत्ता भी गिरता है तो पत्ता भी धीरे धीरे सड़ करके वो खाद के रूप में बदलता है, और यही उसके जड़ क्षेत्र का विस्तार देखेंगे तो कई मीटरों में उसका जड़ क्षेत्र का वृद्धि है। तो जहां जहां से जड़ का फैलाव जिसका ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा मात्रा में वहां से पोषक तत्व को ग्रहण करता है। अभी हम लोग माइकोराइजा में क्या बता रहे थे कि अगर आप उसको
बीज उपचार के माध्यम से या जब आखिरी जुताई कर रहे हैं डीएपी खाद डाल रहे हैं तो इसको उसके साथ भी मिला के अगर आप डालते हैं तो फास्फोरस मान लीजिए कि आप देखते हैं कि डीएपी कभी पानी में घुलता है क्या पूरा नहीं घुलता। आप डीएपी की बोरी में देखते हैं कि 46% उसमें फास्फेट होता है और 18% उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की बात करेंगे यूरिया एक मुट्ठी अगर हाथ में भी लिए रहेगा थोड़ा दूर हवा पानी पाएगा तो वो अपना रूप को बदल देगा। तो उसको हम कहते हैं मोबिलाइज, मतलब जो अपने रूप को स्वयं भी बदल दे वैसे खाद को हम मोबिलाइज करते हैं। उसमें सबसे बड़ा है आपका यूरिया। यूरिया को किसी थाली में या किसी प्लेट में भी रख के हल्का सा बाहर रखेंगे तो थोड़ा भी धूप लगता है वो पिघल करके वो समाप्त हो जाता है। तो आप देखते हैं कि ज्यादा पानी या कहीं भी यूरिया डाले उसका तुरंत रिजल्ट हमारे पौधे को मिल जाता है, दूसरे तीसरे हरा भरा हो जाता है। यदि किसी एक बोतल में आप डीएपी को डाल दें या बाल्टी में डालें या कहीं आप देखते हैं कि किसी साग सब्जी में आप डीएपी का दाना डालते हैं या खेत में डालते समय जो आरी या मेड़ होता है वहां पे कुछ दाना अगर उसका गिरा रहता है तो कुछ दिनों तक दाना वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत वो पिघलता है। तो अगर मान लीजिए आपका खेत है, अगर डीएपी आपने छींटा तो देखेंगे डीएपी यहाँ पड़ गया, कुछ यहाँ पड़ गया। अगर बीच में पौधा अगर यहाँ पर है तो जो पौधे के क्षेत्र में डीएपी आएगा वही जड़ उसको अगर 2 सेंटीमीटर भी बाहर है दाना तो वो दाना कहेगा, जैसे हम लोग को पहले कुआं होता था तो कुआं के पास क्या होता था, हम लोग जाते थे पानी भर के फिर अपने घर लाते। लेकिन आज तो बोरवेल चापाकल हर जगह पहुंच गया है, समरसेबल को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डीएपी भी उसी तरह से कुएं की तरह होता है। अगर कहेगा कि अगर जड़ को आवश्यकता है तो जड़ मेरे पास आए तब हम उसको उपलब्ध हो पाए, अगर नहीं आया तो बाकी उतने दूर का जो डीएपी आपका है वो व्यर्थ चला जाता है। आप वो देखते होंगे जो जीरो टिलेज का या सीडीज के माध्यम जो हम लोग आजकल खेती कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं जो भी हम खाद पानी देते हैं वो एक ही लाइन में बुआई होता है तो वो फसल हमको बहुत अच्छा होता है, उतना ही खाद पानी देना। क्योंकि पहले आगे वाला जो बक्सा होता है उसमें हम लोग खाद डालते हैं और पीछे वाले में बीज डालते हैं। जब भी मशीन आगे की तरफ बढ़ती है तो सबसे पहले खाद गिरता है, उसके ऊपर से बीज गिरता है। तो जैसे ही बीज अंकुरित हुआ उसका भोजन उसी लाइन में वहीं पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप 2 किलो प्रति कट्ठा छीटा विधि से बुआई कर रहे हैं डीएपी डाल के और कहीं 1.5 किलो अगर लाइन विधि से दिए तो आपको पता चलता है कि 1.5 किलो ही बहुत अच्छा हमारा उत्पादन होने लगता है। तो उसी तरह से माइक्रोराइजा या जो पीएचडी इसका उपयोग करते हैं तो वो पौधे को जो जड़ क्षेत्र को अगर इतना है तो इतने दूर का वो खाद लेगा, अगर इतना जड़ क्षेत्र का विस्तार होगा तो वो इतना दूर का मिट्टी का वो खाद को अवशोषित करेगा कोई भी। दूसरी आज के समय में हम लोग जो 2-3 खादों पे निर्भर होते जा रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है। इसमें 2-3 चीज ज्यादा है कि अगर आप एक ही खाद को बार बार प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि गांव में कुछ बच्चे, अब नहीं वो पहले लोग क्या आहार था कि दाल हम लोग के यहाँ जरूर सेवन में बनता था और दाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मांस मछलियाँ नहीं खाते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स दाल है। लेकिन अगर दाल कोई नहीं खाएगा तो क्या उसके शरीर में प्रोटीन का कमी होगा कि नहीं? अवश्य होगा, क्योंकि बाहरी कोई मार्फत अगर नहीं लेते हैं तो। उसी तरह से मिट्टी में सिर्फ आप यूरिया डीएपी और पोटास का जो डाल रहे हैं तो हमारा जो अनाज है या जो हमारा पुआल है, भूसा है, उसमें भी वही तत्व आ जा रहा है। जैसे बात करें कि आपने यूरिया अपने खेत में डाला 4 किलो तो जो धान हो रहा है, जो हम चावल बना रहे हैं या जो पुआल उससे निकला उसके मात्रा जो है नाइट्रोजन का ही सबसे अधिक पाया जा रहा है। जब हम कैल्शियम या सल्फर या जिंक या और जो तत्व है अगर उसको जब तक हम अपने मिट्टी में नहीं डालेंगे तो क्या पौधा कहीं से मिट्टी से ले पाएगा? अगर मान ले कि हमारे पास हम एटीएम मशीन में जाते हैं पैसा निकालने, अगर उस मशीन में 500 का 200 का और 100 का नोट डाला हुआ है तो हमारे कार्ड से वही 100 200 500 का नोट निकलता है।
जब तक 50 रुपये का नोट नहीं डाला रहेगा तो क्या 50 या 20 का नोट कभी निकल सकता है? कभी नहीं। इसी तरह से जो भी हमारे पास 17 तत्व की आवश्यकता के बारे में बात हो रही है कि अगर हम अपने खेतों में कैल्शियम जब तक नहीं डालेंगे तब तक हम कैल्शियम हमारे पौधा मिट्टी से नहीं ले रहा है। और जिसका कारण है कि आज हम चावल दाल पहले की अपेक्षा देखें तो अधिक हमारे पास उपलब्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। आए दिन हमारे पास विभिन्न प्रकार की जो रोग व्याधि आ रही है वो भी बहुत बड़ी समस्याएं होती जा रही है। आप जानते होंगे अभी बहुत तेजी से एक दिक्कत आ रही है यूरिक एसिड बढ़ने का, और यूरिक एसिड जो बढ़ता है उसका मुख्य जो अभी का कारण है कि अधिक मात्रा में हम लोग यूरिया का अपने खाद्य पदार्थ में, अगर मान ले कि धान में अगर 100 किलो यूरिया देना है तो हम 150-200 किलो हम यूरिया देंगे, तो जो हमारा धान है वो धान भी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन को ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण जब हम चावल को भात बना के खा रहे हैं या गेहूं का रोटी बना रहे हैं तो उसमें वो जो नाइट्रोजन की मात्रा जो अधिक है, जिसके कारण आज हम लोग के शरीर में यूरिक एसिड की बहुत तेजी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। और पहले क्या था, इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे पास कोई रासायनिक खाद का हम लोग डालते भी नहीं थे, तो उस समय देखते कि सभी लोग 100 साल से कम जल्दी आयु में शायद ही कोई लोग मरते थे। 105 तक तो अधिकतर लोग गाँव में मतलब जो बुजुर्ग थे 80 साल 100 साल तक वो बिना चश्मा लगाए हुए अखबार पढ़ते। लेकिन आजकल देखिए कि आयरन और कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारे 5 साल में स्कूल जाने वाले बच्चे आ रहे हैं, उनके भी आंखों में चश्मा लग रहा है। और इसका कारण क्या है कि जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है उसमें सही संतुलित मात्रा में ये सब उत्पाद जो है हम अपने खेतों में जब तक नहीं डालेंगे तो वो मिट्टी में नहीं मिल पाएगा, और जब तक मिट्टी में नहीं मिलेगा तो कोई भी पौधा उसको जड़ के माध्यम से उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसलिए हमको आज संतुलित मात्रा में कोई भी खाद है उसको प्रयोग करेंगे तभी हमको उपलब्ध होता है। अभी कोरोना के समय में आप लोग देखे थे कि जिंक की जो विटामिन की गोली था वो कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि मीडिया या जैसे भी मालूम हुआ कि कोरोना काल में अगर जिंक का टेबलेट हम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। एक उसकी जो गोली है वो 8 रुपये से 15 रुपये के रेंज में। आप सोचे कि एक विटामिन जो आप खा रहे हैं उसका भी लगभग 75 से 90% भाग हम लोग को पेशाब के मार्फत से बाहर निकल जाता है। और उसी को अगर आप जिंक का प्रयोग अपने धान में, गेहूं में, किसी फसल में करते हैं तो अगर उसके दाने में अगर जिंक आ गया तो रोज हम रोटी चावल दाल जो भी खाएंगे उसी में जिंक अगर हमारे शरीर में आने लगा तो कमी नहीं होगा हमारे शरीर में। पहले कैल्शियम आयरन की गोली कहाँ कोई खाता था। अब वो देखते थे कि हमारे घर में मतलब जो पूरे में माता बहन थी उनका मतलब कोई आयरन मतलब प्रेगनेंसी की अवस्था में भी कोई आयरन कैल्शियम की गोली शायद नाम भी नहीं जानता। और आज देखिए कि मतलब प्रथम महीने से ही आयरन कैल्शियम की गोली आ जा रहा है, उसके बाद भी हमारे नवजात शिशु को इतनी ज्यादा समस्याएं हो रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग खाद्य पदार्थ में बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और जो खेती हम लोग पहले गोबर की खाद, राख या थोड़ा बहुत रासायनिक खाद डाल के करते थे तो उस मिट्टी में हमारे सारे तत्व उपलब्ध रहता था। आज जो उसकी कमी आ रही है जिसके कारण हम लोग देखते जा रहे हैं कि आए प्रतिदिन हम लोग को नए नए बीमारी आज के ग्रसित कर रहा है। पहले बचपन में लोग क्या था कि हर गांव में कोई किराना की जो दुकान होता था उसी पर पैरासीटामोल, ब्रुफेन या सर्दी बुखार की दवा किराना के दुकान पे मिलता है। या कोई लोग हर जगह इतना मेडिकल स्टोर गांव बाजार में नहीं रहता था, तो गांव के 1-2 आदमी ऐसे थे जिनके कि 1-2 पत्ता वो लोग खरीद के लाते थे। पेट दर्द होगा तो ये दवा देना है, बुखार हो गया किसी को तो ये दवा देना। लेकिन आज ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ के कि 1-2 को दवा आप खोजे जो कि नहीं मिले। हर घर में आज समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका जो प्रभाव
देखें तो सबसे ज्यादा क्या है कि जो भी हम लोग एक दो खाद या अधिक मात्रा में कोई दवा का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो आज हमारे लिए ही वो सबसे बड़ी समस्या बन गई। आप देखते होंगे कि कभी भी पढ़े होंगे किताब में कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक रासायनिक खाद का, रासायनिक दवा का प्रयोग किया जाता है और वहां ही सबसे अधिक आज कैंसर के मरीज हैं। वहां की जो मिट्टी है आज अपने खेतों से लोग 3 फीट 4 फीट 5 फीट अपना खेत का मिट्टी काट के हटवा रहे हैं कि ऐसी मिट्टी हमारी बंजर होती जा रही है। आज 3 किलो 4 किलो आज अपने यूरिया डालते हैं, वालों 6 किलो 8 किलो यूरिया एक कट्ठा खेत में डालना पड़ता है। तो ये नौबत आने वाले समय में हमारे पास न हो, इसलिए भी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको खेत जो दिया है, आज आए दिन देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण उसका बंटवारा होते जा रहा है, वो टुकड़ों में आज बट गया। तो कम से कम हम अपने आने वाले को भी ऐसा खेत दें कि वो भी अपने बाहर गए तो जो भी मलगुजारे के लगान पे जो खेती करें वो भी कुछ अनाज तो पाएंगे, तभी तो खा पाएंगे। आज हम कहीं भी रहे देश के किसी भी कोने में, आज तो कोई ऐसा गोली नहीं कि जो हम खा ले और हमारा पेट भर जाए, चाहे वो कोई टाटा बिरला हो या कोई भी हो, सबको खाना है तो दाल चावल रोटी ही खाना। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन की सोर्स भले ही ले सकते हैं। तो इसलिए हमको जो भी उत्पाद या जो भी फसलों का हम लोग करें तो ये कोशिश करें कि जैसे अभी बहुत से उत्पादों के बारे में जानकारी दिया जाए। पहले हम लोग चावल कैसे बनता था, तसला में बनता था, दाल भी तसला में ही बनती थी। तो जो हम लोग चावल को पकाते थे तो एक चीज आप देखे होंगे कि क्या था कि कलछी से जो हमारी माता बहन भात बनाते थे, वो जैसे उसमें फेन आने लगता था उसको चलाते चलाते थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के 2-4 दाना को टोटी, मतलब उसको टटोलती थी और उसे ये पता चलता था कि जब 2-4 दाना ही पक सीध गया तो इससे अनुमान था कि हमारा एक तसली का भात हो गया। मतलब पहले का आंकड़ा देखिए कि 2-4 नमूने ही वो लोग लेते थे, ये नहीं है कि एक कल पूरा निकाल के फिर उसको मिलती थी कि हमारा चावल हुआ कि नहीं। उसी तरह से जो भी आपको बदलाव करना है आप थोड़ा थोड़ा से करें। मान लीजिए कि आप 10 बीघा खेती करते हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि 10 बीघा में कोई भी चीज का लीजिए आप अपने खेतों में डालें, लेकिन 10 बीघे का 10 कट्ठा का खेत कोई एक आपका है, 5 कट्ठा का ही है। अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो आप देखे होंगे गांव में भी कोई भी नहीं, जो धान की गेहूं की चना कोई भी नया जब प्रजाति आता है तो ऐसा नहीं होता कि पूरे गांव पहले साल ही ले लिया और लगा दिया, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। आप नया कोई भी बीज लगाते हैं तो अपना जितना भी खेत है उसका लगभग 10वां भाग 10 कट्ठा या 1 बीघे में आप लगाते हैं और देखते हैं अगर ये बढ़िया हुआ तो फिर इसको अगले साल आगे आप लोग लगाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पहला हम लोग दही जमाने में जोड़न की आवश्यकता है, कृषि में भी बदलाव उसी के अनुसार होता है। अगर कोई एक कह दे हम भी आके या आप भी 20 बीघा खेत है 20 बीघा में ये गेहूं लगा दें और पता चला किसी कारणवश नहीं हुआ तो वही हमारा तो जीव को उपार्जन है। तो इसलिए बदलाव की जो भी संभावनाएं होती है वो प्राथमिक स्तर पे किया जाता है। जैसे अभी हम देखें कि हमारे आप लोग देखते होंगे औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ज्यादा फेमस है। अब स्ट्रॉबेरी खेती जो किसान वहां पे लगाए थे उनके लड़के पहले पंजाब हरियाणा में मजदूरी करते, वहां पर देखे कि पंजाब में थोड़ी ठंडी वंडी ज्यादा पड़ता है तो वहाँ ये टेंट जो ग्रीन हाउस पोलन हाउस आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि हरा या पॉलिथीन टाइप का एक चेम्बर बनता है खेत के बाहर, जैसे टेंट है ना ये चेम्बर बनता है तो उसके अंदर ठंडी को या गर्मी को मेंटेन किया जाता है तो उसमें उसका खेती होता है। उनके लड़के ने 2012-13 में वहां से 7 को पौधा स्ट्रॉबेरी के लेके आया और अपने खेतों पे लगाया। आज औरंगाबाद में लगभग 200 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती किया जाता है। आपको ब्याज भी उसमें आ जाता है। 2 साल पहले देखा था कि मधुआ कीड़ा का आप लोग के यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, धान पुआल की तरह सब सूख गया था, वो पुआल हमारे जानवर को भी खिलाने लायक नहीं था।
लेकिन पिछले साल इस साल थोड़ा सितंबर महीने में जो बारिश हुआ तो देखे कि इस साल मधुआ कीड़ा का प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं हुआ। एक चीज, सभी जो भी आप धान गेहूँ मसूर चना लगाए आप देखते होंगे कि जब उसके में बुआई करते हैं तो उसके लिए अलग तरह की गर्मी होता है या ठंडा होता है। अब जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं की फसल अगर बीज की बुआई करते हैं तो ठंडा की शुरुआत होता है। जब उसमें पटवन या सिंचाई करते हैं 1-2 महीना उसमें ज्यादा ठंडी जिस साल पड़ता है हमारे गेहूं का उत्पादन उस साल अच्छा होता है। और फिर जब उसका दाना बनने लगता है उस समय धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। और यही कारण होता है कि हर फसल के लिए जब उसके अनुकूल मौसम मिलेगा तभी उसका हम लोग उत्पादन अच्छा ले सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा उत्पादन जो है वो धीरे धीरे प्रभावित होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि टर्मिनल हीट आ जा रहा है, मार्च के महीने में गर्म हवा जो पछुआ हवा चल रही है, लू चल रहा है, जिसके कारण हमारा गेहूं का उत्पादन अगर देखें दक्षिणी बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का विभाग है वहाँ पे आज गेहूं का उत्पादन हर साल आप देख रहे हैं कि कम होते जा रहा है। और उसको कमी को दूर करने के लिए जो खास करके देखें तो जो पोटास युक्त उर्वरक है, पोटास को अगर हम अपने फसलों में प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमारे पौधे को एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ जो टर्मिनल हीट आता है अगर उस समय किसान भाई जिसमें आप देखे होंगे कि अच्छा पोटास का अगर प्रयोग करते हैं तो उसका दाना जो है अधिक विकास होता है और बिना पोटास वाले ज्यादा दाना उसका छोटा रख के सिकुड़ जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे रबी फसल का उत्पादन बहुत ही आज एक चीज देखिए करम बंदराज या जो आप लोग को अभी गेहूं की अच्छी प्रजाति आई है DBW 157, अगर इसका पंजाब में उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा भी भारत में उत्पादन देने वाली प्रजाति में उसका नाम है करम बंदरा DBW 187 के नाम। अगर पंजाब और हरियाणा में उसका उत्पादन 21 क्विंटल प्रति बीघा, लगभग 83-84 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लेकिन उसी को जब हम बिहार में औरंगाबाद में लगाते हैं या यहाँ पे लगाते हैं तो उसका उत्पादन 10-12 क्विंटल से भी अधिक नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि अभी जब हमारे क्षेत्र में जब आप लोग देखते होंगे कि उत्तरी बिहार वाले जब रोपना धान रोपने के लिए अगर हम बुलाते हैं तो उनसे आप पूछिएगा जब हमारे यहाँ आते हैं तो उसके पहले वो पंजाब से धान की रोपाई करके आ चुके हैं। पंजाब का धान कट चुका, जो अभी आप लोग मीडिया में देख रहे हैं ना कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन फैला है, मतलब वहाँ का तापमान जो है हम लोग के यहाँ से वहाँ पे भी ठंडी प्रारंभ हो गई और मार्च के महीने तक जो वहाँ पे ठंडी पड़ता है इसलिए वहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ अभी 15-16 नवंबर बीत गया, आज देखिए किसी भी शरीर पे कोई स्वेटर हल्का कुछ नहीं। कारण क्या है कि ये जो मौसम जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है कि पूरी दिसंबर भी बीत जा रहा है तभी भी देखे तो जल्दी ठंडी हमारे यहाँ नहीं है। जो कि पहले हम लोग बोलचाल में भी कहते थे कि गेहूं की बुआई तब करना है जब हम लोग सुबह जगे और मुंह से भाप आने लगे तो हम लोग समझते थे कि गेहूं का बुआई करने का समय आ गया, क्योंकि उस समय 18-21 डिग्री का तापमान हो जाता है। लेकिन आज दिसंबर महीने भी बीत जा रहा है तो हम लोग के मुंह से भापे नहीं आ रहा है। मेरा घर पड़ता है बलिया जिला, आप लोग बहुत से लोग ददरी मेला वहाँ का फेमस है, बैल उसके जब प्रचलन था लोग बैल वहाँ से लेकर के आते थे। औरंगाबाद अभी हम गए थे उधर डाल्टन में, वहाँ भी लोग बोले कि नहीं हम लोग बैल हमारे लोग वहाँ से खरीद, जो बुजुर्ग लोग मिले कि हम लोग बैल उधर से खरीद के 3 दिन 4 दिन का समय लग जाता था, हम लोग लेके आते थे। हम लगभग आज से 20 साल पहले जब बचपन में लोग मेला घूमने जाते थे, यही कतकी पूर्णिमा जो 15 तारीख से प्रारंभ हुआ है, हम दिन में जाते थे तो अंदर एक इनर पहनते थे और हाफ स्वेटर पहन के हम दिन में जाते थे मेला में। और आज अभी कभी जाते हैं गांव तो रात में अगर मेला घूमने गए तो सिर्फ शर्ट पहन के जाते हैं तभी ठंडा के एहसास नहीं होता। आप सोचिए 20 साल में कितना ज्यादा हमारे यहाँ मौसम में बदलाव हो चुका है। और इसका सीधा असर
अगर हमारे जानवर जो है, आपकी गाय भैंस भी देखते होंगे कि जब ज्यादा लूह चलने लगता है तो 5 लीटर दूध देने वाली गाय का 3 लीटर दूध देता है। अधिक जब ठंडा हो जाता है तो उसको कभी बीमारी भी आने लगती है या उसका भी असर होता है। हम लोग 60-70 किलो के मनुष्य हैं, अगर थोड़ा भी अगर गर्मी है और बारिश हो जाता है देखते हैं तुरंत अधिकतर लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। लेकिन हमारे पौधे हैं उनमें भी तो वही समस्याएं हो रही है। पहले इतना जो धान में गलसी, लीढ़ा का बीमारी, विभिन्न प्रकार के जो चना मसूर में उकठा बीमारी, ये बीमारी आप देखते हैं ना कि जैसे तो हल्का फुल्का बारिश हो, गर्मी ज्यादा हुआ तो हमारे फल फूल लेता हुआ मसूर चना भी सूख जाता है। तो इसलिए इस मौसम के बदलाव के साथ साथ अगर हम उसके खाद्य पदार्थ या उसका हम प्रबंधन करें अच्छा से तो कुछ हद तक हमारा उत्पादन, और सबसे बड़ा चीज है कि हमारी मिट्टी के सेहत को अगर हम अच्छा करेंगे तभी हमारी मिट्टी से अच्छा उत्पादन हम लोग फल फूल जो भी साग सब्जी लगाएंगे तभी आप ले पाएंगे। नहीं तो खाद सिर्फ 1-2 खाद डाल के हम पौधा का उत्पादन बढ़ा लेंगे, धान का उत्पादन बढ़ा लेंगे, लेकिन वही जब उसकी क्वालिटी गुणवत्ता की बात आएगा फिर आज हम वहीं पर फिर पीछे हो जाएंगे। जो कि हम देख रहे हैं पहले लोग कहते थे अगर 1 गिलास कोई व्यक्ति दूध पिएगा तो पूरे जीवन उसको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। कहते थे ना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। लेकिन कोई ऐसा जानवर गाय भैंस बताइए जिसको आज हम कैल्शियम नहीं खिला रहे हैं। अब कैल्शियम लिक्विड जो आता है, क्या बिहार के समय में कोई है जो जानवर को आज हम कैल्शियम नहीं खिला रहे हैं? तो जब हम कोई भी कैल्शियम ही जब हम अपने जानवरों को ही खिलाएंगे तो फिर हमको दूध में कितना कैल्शियम देगा? जिसका कि कारण है कि आज जो घी का जो सुगंध था वो धीरे धीरे समाप्त हो। प्याज में जो गंध था, जो तीखापन आता था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज सरसों के जो झाग लगता था, हम लोग चटपटाहट लगता था, अगर मिल में कहीं सरसों पे रहता था तो अगल बगल के आंख से आंसू आने लगता। लेकिन हम वहीं बैठ कर करवाते हैं। आज हमारे मिट्टी में वैसे गुणवत्ता ही नहीं है जो कि उस सरसों में आए। जिसका कारण क्या है कि हम लोग को फिर से थोड़ी सी पुरानी पद्धति की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा और उसमें ज्यादा नहीं, वो चावल के भात के नमूने की तरह ही 5 कट्ठा 10 कट्ठा 2 कट्ठा खेत से आप लोग प्रारंभ करें। अभी बहुत से कम दिखता है कि गांव में पहले अभी के समय निकला जाए तो सभी के घर 2-4 लौकी का पौधा लगता था। अभी भी गांव में कम हो गया है। और अभी जिनके यहाँ हो, आपके घर पर लगा हो, अगर वो लौकी का सब्जी खाइए और एक बाजार से खा के देखिए, आपको तुरंत पता चलता है कि दोनों के गुणवत्ता स्वाद में कितना अंतर है। क्योंकि जो आपके घर पे होता था उस लौकी में जल्दी कोई खाद पानी, कीड़ा भी मकोड़ा आया तो दवाई कौन डालेगा? अपने में खाना है, हम लोग नहीं डालते थे। लेकिन जो बाजार में जो व्यवसायिक रूप से जो कर रहे हैं उनमें तो भाई उनको तो बाजार के मूल्य चाहिए। बस हो ही है। तो इसलिए हमको थोड़ी सी पुरानी पद्धति की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है और जो भी बदलाव लाए थोड़ा बहुत अपने खेतों से करें और अपने खाने के लिए कम से कम जो भी साग सब्जी लगाए अपने घर के आगे पीछे लगाए तो उसको जरूर लगाए। क्योंकि आज बाजार से कोई ऐसा सब्जी नहीं है, आप लोग देख रहे हैं कितनी महंगाई है।